तो नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो ठीक है, फिर आज हम एक फिर से लेके आए हैं एक और डेली न्यूज़ एनालिसिस के सेशन, जिसमें हम बात करेंगे वो सारी खबरें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी खबरें जो आपके डे टू डे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी खबरें जो आपको अप टू डेट रखेगी आपके सराउंडिंग जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उन सब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी सबके हैं और हम सब भोलेनाथ के हैं। आप सभी मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि भोलेनाथ जी आपकी हर वो मनोकामना पूरी करे, हर वो चीज़ जो कि आपके सपनों में हो वो पूरी करे और आपको वो सब कुछ मिले जो आपको चाहिए। आपको हर जायज़ चीज़, हर लेजिटिमेट चीज़ जो आपके सपनों में हो आपको ज़रूर मिले। भोलेनाथ जी आपको मेहनत करने के लिए आपको मदद करें और आप अपनी सफलता जरूर चुनें। सफलता सही मूल्यों में, सही तरीके से, न कि गलत तरीके से। चलिए फिर शुरू करते हैं सेशन को। पहली न्यूज़ जो आपके सामने है, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड इन पटना। देखिए, डॉल्फिन की हम बात करें, डॉल्फिन एक मछली होती है, आप सभी ने देखा होगा, जो कि आवाज़ निकालती है, उसकी लंबी सी नाक रहती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो डॉल्फिन का जो एक रिसर्च सेंटर है उसको पटना में अभी हाल ही में 6 मार्च को इनोग्रेट किया गया या उसका उद्घाटन किया गया। हालांकि बहुत पहले से प्रयास चल रहे हैं कि ये सेंटर खोला जा सके, बट फाइनली इसका उद्घाटन वहाँ पे किया गया। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि डॉल्फिन क्या है, तो बता दो डॉल्फिन मछली है। अब डॉल्फिन के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, डॉल्फिन क्या है कि किसी भी वाटर बॉडी में या जो भी आपका वाटर है, पानी है, जैसे कि अब तालाब, जहाँ समंदर हो गया, उसका इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पे कैसी चीज़ें हो रही है, वो डॉल्फिन की हेल्थ पे डिपेंड करता है। डॉल्फिन क्या करती है, जो वो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े उनको खाकर उनका बैलेंस मेंटेन करती है। दूसरा, डॉल्फिन उस इकोसिस्टम का एक इंडिकेटर, जैसे आपकी लाइट का इंडिकेटर नहीं होता, वैसे इंडिकेटर बताती है कि वहाँ का पानी का इकोसिस्टम कैसा है और पानी वहाँ का कैसा है। दूसरी बात, डॉल्फिन जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग आते हैं। ठीक है, वो लोग आते हैं तो उससे हमारा जो लोकल जीडीपी है वो इम्प्रूव होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। तो उसी के लिए याद रखिएगा, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है वो उसको पटना में इनोग्रेट किया गया है। तो चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन हम डील कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नीतीश कुमार ने आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। 30 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। और इन्फॉर्मेशन की हम बात करें तो डॉल्फिन है, डॉल्फिन को जो आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो जो 1972 है, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसकी फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया। याद रखिएगा, फर्स्ट शेड्यूल या फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया। इसका मतलब ये है कि जो शेर को, जो आपने देखा होगा, शेर को जितना संरक्षण प्राप्त है उतना ही डॉल्फिन को भी प्राप्त है। इट मीन्स फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी जानवर आते हैं उन सबका अगर हंट करता है, कोई शिकार करता है, तो उसके लिए बहुत ही गहन सजा का प्रावधान है, सजा मिलने के प्रावधान वहाँ पे है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको 1972 में इसको फर्स्ट अनुसूची में शामिल किया गया, फर्स्ट शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है। और 2018 के सर्वेक्षण के अनुसार अभी टोटल अनुमानित डॉल्फिन जो है वो 1048 डॉल्फिन अनुमानित है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ों की हम बात करें तो 2023 में ओरिजिनली इसका प्रयास चला था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशनल इश्यूज और जिस इश्यूज को पर्टिकुलर धीरे धीरे ये डिले होती रही। याद रखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो डॉल्फिन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के समझने के लिए उसकी एक इंडिकेटर है, बैकबोन है। वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, वहाँ का इकोलॉजी सिस्टम, उस पानी का कैसा है, इक्वेटिक सिस्टम कैसा है, जलीय तंत्र कैसा है, उसको जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अब जब ये रिसर्च सेंटर खोला गया है तो ये डॉल्फिन के विकास में, डॉल्फिन को कैसे डॉल्फिन आगे बढ़ सकती है और डॉल्फिन को कैसे सेव किया जा सकता है उसका ही कोशिश करेगा। ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, दो इन्फॉर्मेशन। प्रोफेसर आर के सिन्हा को हम लोग डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। प्रोफेसर आर के सिन्हा इज ऑल्सो कॉल्ड द डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया, हम कहेंगे वो बिल्कुल। और मिशन गंगा इज अ पार्ट ऑफ इट, ये आपको ध्यान रखना है, मिशन गंगा इसके पार्ट में है। दीज आर द इंडिकेटिव इमेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अगली टॉपिक की बात करते हैं। नाउ देखिए, सबको पता है कि 14 तारीख से आचार संहिता लग जाएगी
जितने भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और इलेक्शन का भूत सब पे सवार है। बस पॉलिटिकल पार्टीज जो सेंटर लगी हुई लोगों को लुभाने में, कि वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा जो टॉपिक यहाँ पे रेलेवेंट है, रिसेंटली न्यूज में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल वोटिंग का एज 85 कर दिया है, जो कि पहले वो एज 80 था, उसको बढ़ाकर 85 कर दिया। देखिए पोस्टल बैलेट होता क्या है, वे लोग जो कि, देखिए क्या होता है कि किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में जब इलेक्शन होगा तो उसमें बहुत सारे पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, ठीक है, पोलिंग बूथ जहां पर मतदान अधिकारी रहेंगे और वहां जाकर फिर किसी को भी जो वहां वोट देना है। अब वे लोग जो कि डिसेबल्ड हैं या विकलांग हैं, ठीक है, वे लोग जो कि क्या हैं, जो कि बहुत ज्यादा एजेड हैं, ओके, या किसी संक्रामक बीमारी जैसे कि कोविड से ही पीड़ित हैं, ठीक है, कोविड-19 लिख लो। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि पोस्टल बैलेट, या फिर जो लोग किसी भी पोस्ट के मतलब जो सेंट्रल की सेवाओं में है, या डिफेंस की हम बात करते हैं, डिफेंस सर्विसेज में है या डिफेंस फोर्सेज में है, या जो कर्मचारी जिनकी खुद की चुनाव में ड्यूटी लगती है, वो सभी सेंट्रल वाले इसमें इंक्लूड नहीं है, बट डिफेंस फोर्सेस इसमें इंक्लूड है, या वो कर्मचारी जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगती है, वो सब को चुनाव देने के लिए, उन सब को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोस्टल बैलेट का यूज किया जाता है। पोस्टल बैलेट में क्या रहता है कि कर्मचारी की एक टीम रहती है, वो खुद उस पर्सन के घर पे जाएगी और वहां जाकर उसको मतपत्र देगी, और उस पे वो अपना स्टैंप लगाकर अपना वोट देगा। गोपनीयता मेंटेन की जाती है, पर जब वो वोट देता है तब वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। इसे हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। पोस्टल बैलेट की जो पुरानी सीमाएं थी, पुरानी एज लिमिट थी एजेड पर्सन के लिए, वो पहले 80 साल थी, जिसको बढ़ाकर अब 85 कर दिया गया है। मतलब अब 80 साल के जो वृद्ध है उसको पोस्टल बैलेट की सुविधा नहीं दी जाएगी, उसको बिल्कुल पोलिंग बूथ आके ही अपने मताधिकार का उपयोग करना पड़ेगा। चलिए इस बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं कि जो पहले जो पात्र था अभी उसको बढ़ा के 85 कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और 2019 में पहली बार 80 वर्ष तक के लोगों को उसमें 80 वर्ष के बाद वाले लोगों को इसमें ऐड किया गया था। और इसमें क्या रहता है कि जो मतदान अधिकारी है वो खुद जाते हैं और जाकर वीडियोग्राफी करते हैं, और वहाँ पे याद रखिएगा कि जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं किसी पार्टी के, वो भी वहाँ पे होते हैं। कुछ और जानकारी की बात करें कि किन किन लोगों को शामिल किया गया है, और कुछ फैक्चुअल डेटा की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल 8 फरवरी प्रकाशित जो चुनावी आंकड़े हैं उसके अनुसार याद रखिएगा, जो टोटल 96.88 करोड़ जो मतदाता हैं, उनमें से 1,85,000 करोड़ नागरिक 80 वर्ष से अधिक हैं। पर मैं आपको रिपीट कर दूं कि सिर्फ 85 ईयर या 85 साल से बाद के जो लोग हैं वो ही पोस्टल बैलेट का यूज कर सकते हैं, उसके पहले यूज नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपका चुनाव अधिकार, जो आपका इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं उसके सेक्शन 27 AE में चेंज करके इसे ऐड किया गया है। नाउ ये चीज़ें शामिल है, जैसे कि जो सेवा कर्मचारी अधिकारी हैं वो डिफेंस फोर्सेज हो गया, विकलांग व्यक्ति हो गया, कोविड-19 पीड़ित पेशेंट, या 85 वर्ष से अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वुमेन, अगेन हमारी सभी महिलाओं को, सभी जो भी महिलाएं हैं जो कि हमारे साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, उन सभी महिलाओं को, भारत की उन सारी गृहिणियों को, सभी वर्किंग वुमेन्स को जो साथ में काम करते हैं, उन सभी को वुमेन्स डे की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल सशक्त, आपके नारी सशक्तिकरण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, स्टेट गवर्नमेंट्स, बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं। तो बस चलिए, और याद मैं आपको बता दूं कि 8 तारीख को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। जो इस साल का जो थीम है आपका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। जो एक रिपोर्ट है वो है वुमेन बिजनेस एंड लॉ, इसको हम लोग WBL रिपोर्ट भी बोलते हैं। ये रिपोर्ट क्या बताती है कि देखिए, ये हम बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि मैन
और वुमेन आर इक्वल, दोनों समान है, दोनों को समानताएं हैं। पर ये जो रिपोर्ट है कि कितनी समानताएं हैं और किन किन देशों में नारियों के अधिकार या महिलाओं के अधिकार कितने सुरक्षित और कितने अधिकार दिए गए हैं, उनके ऊपर ये अपने आंकड़े पेश करती है। और इस रिपोर्ट में जो वुमेन बिजनेस एंड लॉ जो रिपोर्ट है, ये अपने आंकड़े पेश करती है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहला 2014 से ही ये रिपोर्ट चल रही है, ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, ये जो 2024 में जो इसका संस्करण आया है, ये इसका 10वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो पहले 126वें स्थान पे था, अभी वो 113वें नंबर पे आ गया है। मतलब हमारी रैंकिंग बड़ी है और महिलाओं को, मतलब महिला सशक्तिकरण की ओर हम अग्रसर हुए हैं, महिला सशक्तिकरण बढ़ा है। कुछ और बातों की बात करें तो टोटल जो इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं वो 190 देश में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन 190 देशों में हमारा जो स्थान है अभी इस साल वो 113वें नंबर पर है। हालांकि हम बहुत पीछे हैं, पर और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसमें दो आंकड़े हैं, 0 से 100 का जो आंकड़ा है वो दिया जाता है। 100 मतलब मैक्सिमम लिमिट इसका रहता है, मतलब समानता के अधिकार दिए गए हैं। आपको जान के अचंभा होगा कि किसी भी देश में जो आंकड़ा मैं आपको अभी जस्ट बताया कि 0 से 100 तक का आंकड़ा रहता है, जानकर अचंभा होगा कि किसी को भी 100% मार्क्स नहीं मिले हैं। मतलब अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में महिलाओं को बिल्कुल पुरुषों के समान अधिकार मिले हो, ऐसा इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया। मतलब किसी भी देश में ऐसा नहीं है कि किसी भी महिला को पुरुष के समान अधिकार, पूर्णतः अधिकार मिले हो। ज़्यादा कम अधिकार हैं पर पूरे अधिकार मिले हो, इस बात का कहीं पे ये नहीं है। चलिए बात करते हैं 2024 की मुख्य बात। 10वां संस्करण है, मैंने आपको बताया 2014 में इसका पहला वर्जन आया था। दूसरा, किसी को भी पूर्ण अंक नहीं मिले हैं, जो ये दर्शाता है कि किसी भी देश में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो 60% जो कानूनी अधिकार हैं ये पुरुषों को मिले हैं, और माना जाए तो 64.2% महिलाओं को जो अधिकार मिलने अभी भी औसत में कम है और मिलना बाकी है। कुछ और चीज़ों की अगर हम बात करें तो इसमें जो एक लाइन लिखी गई है कि जिस तरीके से अभी के आंकड़े चल रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि अभी भी महिलाओं को अगर इसी स्थिति से हम लोग करें तो अभी हमें 121 साल और लगे। ग्लोबल एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना गया है कि अगर महिलाओं को हम सेम तरीके से हम लोग उनको शामिल करें और सारे अधिकार दें तो अभी हमें 121 साल और लगेंगे महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए। बिल्कुल ये फैक्टर आपको याद रखना है। आगे अगली न्यूज की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक भी सही बोलते हैं। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जो जितनी भी हमारी करेंसी, इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, बहुत सारे जो देश हैं एक साथ आकर उन्होंने वर्ल्ड बैंक बनाया है, जो कि डिसास्टर की जो भी कंट्री है जो नीड में है, जिनको इकोनॉमिक नीड है, इकोनॉमिकली जो वीक है, उनको लोन प्रोवाइड करना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाना, उनको उनके प्रोग्राम में सपोर्ट करना, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोग्राम चलाना, गरीब देशों को लोन देना, ये सब वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस हैं। तो हम वर्ल्ड बैंक को एक 1 बाय 1 हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। वाशिंगटन डीसी में, याद रखना है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये लोन देता है, ऋण देता है, सहायता और अधिक नीति सलाह प्रोवाइड करता है। जिन देशों को सलाह, एडवाइस है, ये लोगों को, ये देशों को एडवाइस भी देता है, सलाह भी प्रदान करता है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम बात करें, पहला आपका इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये बहुत सारी परियोजनाओं को चलाने में, बहुत सारी परियोजनाएं ये चलाता है जिस अलग अलग देशों में, जिससे कि देशों के विकास में हेल्प मिलती है। दूसरा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, ये बहुत सारे अनुदान प्रदान और गरीब देशों को ये अनुदान प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल फंड कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये कैसे फंड और फाइनेंशियल सुविधाएं कैसे मैनेज की जाएगी, उन सबको हेल्प प्रोवाइड करता है और उसी गरीबी को कम करने के क्षेत्र में काम करता है। मीगा आपका, ये आपका मल्टीनेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एसोसिएशन है। देखिए, जब दो देश एक से दूसरी जगह एक दूसरे देश में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर रहता है जो बाहर का देश है, इन्वेस्ट करता है,
तो उसके कौन सिक्योरिटी देगा, कौन सेफ्टी देगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट है जो मैं दूसरे देश का हूँ सेफ रहेगा? तो मीगा उस चीज़ की गारंटी देती है और क्रेडिट भी ये प्रोवाइड करती है। तीसरा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए, जब दो देश के बीच में इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आता है, मान लो किसी एक देश के किसी भी पर्सन ने, किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी कंट्री ने, किसी भी कंपनी ने किसी दूसरे देश में इन्वेस्ट किया है, उस कंडीशन अगर मान लो उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है और कुछ डिस्प्यूट अगर आता है तो उसको कौन सेटल करेगा? तो उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए एक जो ICSID बनाया गया वो है इंटरनेशनल निवेश, अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवादों का निपटान के लिए केंद्र है, मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जहाँ पे दो देश या जहाँ पे दो देश इन्वॉल्व हैं इन्वेस्टमेंट में, उनके सेटलमेंट के लिए काम करता है। तो ठीक है, 5 इसके अंग हैं, आपको ये ध्यान रखना है। नाउ वुमेन्स डे की हम बात कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे की, तो इसमें कुछ इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि जो इस साल का जो थीम है वो है इंस्पायर इंक्लूशंस, समावेश को बढ़ावा देना। समावेश मतलब होता है महिलाओं को भी सेम अधिकार मिले, महिलाएं भी हमारी जो मेन स्ट्रीम है उसमें शामिल हो। कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखें। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर हम बात करें तो उसके SDG 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में लैंगिक समानता और जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है। SDG 4 है वो एजुकेशन की बात करता है, SDG 5 लैंगिक समानता की और जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जिस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं हमें 131 साल लगेंगे, ठीक है, महिलाओं को भी समान अधिकार मिलने तक 131 साल लग जाएंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं अभी तक 131 साल लगेंगे हमको महिलाओं को भी सेम अधिकार देने में। ये इसका SDG 5 का एक रिपोर्ट है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो याद रखना आपको 1977 में पहली बार हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करना शुरू किया था। 8 मार्च को हमने डिसाइड किया था और इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाना शुरू किया है। बिल्कुल, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि महिलाओं को भी सेम अधिकार दिए जाएं, समानता के अधिकार दिए जाएं, उनको भी बराबर अवसर मिले, ठीक है। लैंगिक संपत्ति हो गया, ठीक है, पैतृक संपत्ति हो गया, लैंगिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, आपके राजनीतिक अधिकार हो गया, सब में समानता के अवसर उनको मिले। आखिरी जो न्यूज आपका ये है कि रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एक मिनट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम साइन किया है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बायलेटरल करेंसीज के लिए। किसके साथ साइन किया आपको याद रखना, जो इंडोनेशिया के साथ में साइन किया, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया ने आप साथ में आके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, मतलब उसके ऊपर अभी काम करना बाकी है, जिसमें यह है कि हम लोग हमारी करेंसी, जैसे हम लोग डॉलर्स अभी यूज़ करते हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो डॉलर्स में होते हैं। हमने इंडोनेशिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया जहाँ पे हम इंडियन करेंसी और इंडोनेशियन करेंसी को ही हम लोग एक्सचेंज के रूप में काम में लेंगे। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, आयात निर्यात होगा तो हम करेंगे। तो आरबीआई ने जो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया वो इंडोनेशिया के साथ साइन किया। इट कैन बी द क्वेश्चन कि रिसेंटली इंडिया ने किसके साथ में अपनी सेम करेंसी को यूज़ करने का जो मेमोरेंडम है वो साइन किया है, तो दैट इज़ इंडोनेशिया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द दिस न्यूज एनालिसिस टुडे। होप आप सभी को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइकिंग आवर इनिशिएटिव, प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video with your friends, subscribe to this channel. I'll see you in next video. Thank you so much.